जम्मू में रखना है और उनके ऊपर हमने सियासत करनी है ताकि हमें वोट मिल सके। तो लिहाजा कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे। मैं सिर्फ एक संगठन की बात नहीं मैं करूंगा, ये जितनी भी सियासी जमातें हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, ये उनके अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि दैट रोहिंग्यास मस्ट यहाँ पे इसलिए रखना है, इनको एज ए डेकोरेशन पीस रखना है। क्यों? अगर ये यहाँ पे रहेंगे तो हम सियासत खेलेंगे ना इसके ऊपर जी। जो हमारी फर्टाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जम्मू की, यहाँ से वोट लेने हैं ना उस जमात ने, तो अगर वो यहाँ से चले गए तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो फिर किस मुद्दे के ऊपर लोग चुन के जो है ना जी वो असेंबली में गए? आप मुझे बताइए, सिवाय 2-4 विधायकों को छोड़कर इन लोगों की परफॉर्मेंस क्या थी? मैं जम्मू का पिछले 40-50 सालों से हमेशा इन लोगों ने जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात की, जम्मू के साथ जो भेदभाव होता है उसकी बात की, और हमेशा एक्यूज किया कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप को कि अगर जम्मू का विकास या लद्दाख का विकास अगर नहीं हुआ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जब कश्मीर सेंट्रिक में लीडरशिप थी, क्या हमारे जम्मू के पास मंत्रालय होते थे या नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। गिरधारी लाल डोगरा साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, डी ठाकर साहब जम्मू के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, देवीदास ठाकुर साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो ये लोग, आप मुझे बताइए, अगर जम्मू का विकास नहीं हुआ, इतनी टावरिंग पर्सनैलिटीज हमने असेंबलियों में भेजी, फिर जम्मू का विकास क्यों नहीं हुआ? क्या रोका गया? आपको मालूम होगा, एक इंटरव्यू मैंने सुना था जिसमें महबूबा जी ने कहा था कि मुझे बताइए, जब हम आपस में कोलिशन सरकार में थे, जम्मू का एक विधायक या जम्मू का एक मिनिस्टर ये कहे कि महबूबा मुफ्ती के पास कोई जम्मू की डेवलपमेंट का प्रपोजल आया और उसको मैंने इनकार किया। जम्मू की बात करनी थी जम्मू के लोगों ने, बिल्कुल। तो जम्मू के लोगों ने बात ही नहीं की। यहाँ लोगों को ठेका चाहिए, यहाँ पे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, यहाँ बच्चियों के लिए, अपने बेटों के लिए MBBS BDS की सीट चाहिए। हम लोग तो पहले अपना विकास कर रहे थे, तो जम्मू के विकास की जो अपने विकास में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इन्होंने हाइडल प्रोजेक्ट लिए, इन्होंने ऐश की, इन्होंने मुझे का एक शेर है वो जिसे कहते हैं ना कि इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। यहाँ आपको कोई शख्स या कोई शहरी अगर आपको खुश नजर आए तो मुझे उससे। नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जोंगोल। बता दें आपको, सन 2000 इस साल से शुरू हुए रोहिंग्यास का जम्मू कश्मीर में आना, जिस तरह से खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि 2000 से रोहिंग्यास जो थे वो जम्मू में आना शुरू हो गए और यहाँ पर अलग अलग जगहों पर बसना भी शुरू हो गए। अगर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो 5 से 6 हजार के करीब फैमिलीज जो हैं यहाँ पर बसी हुई हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात की जाए 25 से 30 हजार ये लोग जो हैं अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर आउटस्कर्ट्स पर ये बसे हुए हैं। और साथ में आपको ये भी बता दें, जो बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये कि इनको कश्मीरी कुछ लीडर्स जो हैं उन्होंने हायर किए थे, कुछ एजेंट्स, और उनके थ्रू जो है एजेंट्स तैयार किए थे दिल्ली में और कलकत्ता में, ताकि ये लोग जो हैं इन्हें यहाँ पर ला सके। और सियालदा ट्रेन, जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये कि सियालदा ट्रेन से इन्हें डायरेक्ट हजारों मील दूर जो है जम्मू में ये बसाया जाए। इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू के ही थिंक टैंक हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं शेख शकील। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर रोहिंग्यास जो है कितना खतरा है। हालांकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है सरकार ने बताया था कि ये खतरा है, क्योंकि इनमें से कई फैमिलीज जो हैं वो आर्मी कैंप्स जो हैं वहां पर बसी हुई हैं और काफी जो है ये क्रिमिनल केसेस में भी पाए गए हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जमाल साहब। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रोहिंग्यास इशू काफी पुराना है, अगर देखा जाए 20 साल के करीब हो चुका है। सरकार क्यों नहीं जो है इन्हें बाहर निकाल पा रही है? अगर मैं आपको सच कहूँ जी, इनके ऊपर सियासत करेंगे, इनकी ये जम्मू कश्मीर में रहेंगे तो सियासत चलेगी ना इसके ऊपर जी। ये जम्मू में रहेंगे तो एक विशेष जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने वोट लेने ना कि इनकी वजह से जम्मू के हालात खराब होते हैं, ठीक है, ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ये डेमोग्राफी चेंज करेंगे, कुछ इस किस्म की बातें जो करते हैं, जो उनकी पार्टी का जो मुद्दा है। लेकिन जमाल साहब, मैं तो एक बात कहता हूँ
अगर तो आप इन रोहिंग्यास को देखिए, ये लोग हैं कौन, ये कहाँ से आए। आपको मालूम है कि बर्मा में दे वर फेसिंग परसिक्यूशन, ठीक है। इनके साथ वहाँ पे क्या हालात बने, क्या नहीं बने, ये लोग हिंदुस्तान में कैसे दाखिल हुए, इसके ऊपर यूएनओ की कन्वेंशंस क्या हैं, इसके ऊपर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कानून क्या कहता है, हम सभी लोग जानते हैं जी। लेकिन पहुंच गए ये जम्मू में, और उसके बाद आप देख लें पिछले 5-10 सालों से लगातार हम इसके ऊपर सियासत खेल रहे हैं जी, ठीक है। जब भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं थी, वो ये कहती थी कि इनको कांग्रेस ने यहाँ पे लाया, इल्जाम ये लगाया उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। मैं एक चीज कहता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, केंद्र में सरकार किसकी है और इस टाइम जम्मू कश्मीर को एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, ठीक है। लेकिन आज आप देखिए रोहिंग्यास के ऊपर कोई बातचीत जो है वो नहीं हो रही है जी, ठीक है। अगर ये लोग कहते हैं कि इससे हालात खराब होते हैं, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑल पावरफुल है। जम्मू कश्मीर में इनका फिगर्स सरकार को पूरा मालूम है, ये कहाँ रहते हैं, ये लोग क्या काम करते हैं, ठीक है। तो लेकिन इनको यहाँ पे बसा के रखना है, ठीक है। इनको यहाँ पे इसलिए रखना है, इनको एज ए डेकोरेशन पीस रखना है। क्यों? अगर ये यहाँ पे रहेंगे तो हम सियासत खेलेंगे ना इसके ऊपर जी। जो हमारी फर्टाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जम्मू की, यहाँ से वोट लेने हैं ना उस जमात ने, तो अगर वो यहाँ से चले गए तो मुद्दा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। तो फिर किस मुद्दे के ऊपर हम सियासत करेंगे जी, ठीक है। मुंह में रखना है और उनके ऊपर हमने सियासत करनी है ताकि हमें वोट मिल सके। तो लिहाजा कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे। मैं सिर्फ एक संगठन की बात ही मैं करूंगा, ये जितनी भी सियासी जमातें हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, ये उनके अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि दैट रोहिंग्यास मस्ट स्टे इन जम्मू। 2017 जी, उस समय की जो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इन्हें जो है हम नहीं निकाल सकते और ना ही इन्हें कोई निकाल पाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ है और इंसानियत के तौर पर आपने इनको पनाह जो है वो दे दी, लेकिन गेस्ट भी जो है कुछ देर के लिए ही आपके घर पे ठहरता है। ऐसा नहीं कि वो पूरा घर ही उसको कब्जा करके बैठ जाए। जवाल साहब, बात ऐसे है कि इसमें कोई शक नहीं है, वी हैव इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड देयर आर सर्टेन ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। इनके पास कोई यूएनओ के कुछ कार्ड भी होते हैं, आपने अगर देखा होगा। ये फैसला लेना किसने है जमाल साहब? पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी चल रही है जिसमें कोलिन गंजालस एक सीनियर एडवोकेट है, उनकी तरफ से केस भी लड़ रहे हैं। मैं आपसे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जी समझने की मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि अगर रोहिंग्यास जम्मू में बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर इनको भारतवर्ष के किसी और रीजन में ले जाना है या जम्मू से बाहर ले जाना है, ये पॉलिसी डिसीजन किसने लेना है? सरकार। ये डिसीजन सरकार ने लेना है जी। सरकार किसकी है? आप मुझे एक चीज बताइए, होम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? आप मुझे ये चीज बताइए। तो ये फैसला अगर उन लोगों ने लेना है तो हम लोग, मैं आप पे इल्जाम लगाऊं, आप मेरी नीयत पे शक करें, मुझे लगता है ये प्रॉपर नहीं होगा। इस मसले में अगर किसी को कॉल लेनी है, वो भारतीय सरकार को कॉल लेनी है कि क्या इन लोगों को परमानेंटली हमने जम्मू में बसाना है, ठीक है, या कहीं और बसाना है, जब तक कि इनके देश में ये लोग सिक्योर या सेफ नहीं हो जाते जी। लेकिन इसके मतलब डिसीजन तो किसी को तो कॉल लेनी है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि ये इनके मुतल्लिक हम चर्चा कब करते हैं, इनके मुतल्लिक हम बातचीत कब करते हैं? हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास और कोई मुद्दे जो हैं वो जब नहीं होते, फिर हम बांग्लादेशी और फिर हम रोहिंग्यास का इशू उठाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे अल्टीमेटली हम ये चीज एक इंप्रेशन देना चाहते हैं एक पर्टिकुलर वोट बैंक को कि हमें देखिए, हमें आपकी सुरक्षा की कितनी फिक्र है, हमें कितनी फिक्र है कि भाई ये जम्मू में बैठे हुए हैं, इनके बैठने से जम्मू के हालात खराब हो सकते हैं। दीज पीपल आर इन्वॉल्व इन अनवांटेड एक्टिविटीज आल्सो, लेकिन इनको बाहर नहीं निकाला जा रहा। और जो लोग इनके ऊपर सियासत कर रहे हैं, मैं उन्हीं से ये कहूँगा, सरकार उनकी है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है,
तो ये फैसला तो फिर देर क्यों हो रही है, ये एक सवाल है। ये देर इसलिए हो रही है जमाल साहब क्योंकि अभी चुनाव आने हैं और भी चुनाव आने हैं। अभी शुक्र है कि चुनावों का सिलसिला तो खत्म हुआ है ना, वो तो पूरी उम्र चलता ही रहेगा, इसका मतलब कि ये कहीं नहीं जाएंगे। देखिए अभी डीडीसी के पोल्स चल रहे हैं जी, लेकिन शुक्र है कि अभी डीडीसी के पोल्स में रोहिंग्याज और बांग्लादेश का जो मसला, अभी वैसे मैंने किसी लीडर की तकरीर में सुना नहीं है, लेकिन हो सकता है अब हम बात कर रहे हैं, हो सकता है आज शाम को कोई ना कोई तकरीर जो है वो रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के ऊपर भी हो जाएगी। इनको जिस तरह आपने अभी डीडीसी चुनाव की बात की, तो फिर एक बात मैं ये भी जानना चाहूंगा, डीडीसी चुनाव अगर देखा जाए तो बहुत बड़े चुनाव तो है नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा की बात की जाए तो इनको अपनी सेंट्रल लीडरशिप यानी कि जो इनके नेशनल लीडर्स हैं उनका सहारा लेना पड़ रहा है इस इलेक्शन को जीतने के लिए। हर जगह इनके जो केंद्रीय लीडर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और वहां पर तकरीरें जो हैं वो कर रहे हैं, अपने यहाँ के लीडर्स पे विश्वास नहीं रहा। देखिए आपको मालूम है पिछली असेंबली में 25 लोग चुन के जो है ना वो असेंबली में गए। आप मुझे बताइए सिवाय 2-4 विधायकों को छोड़कर इन लोगों की परफॉर्मेंस क्या थी, वो जम्मू के लोग सभी जानते हैं, जग जाहिर है। ये मैं साफ बात कहूँगा आपको, पिछले 40-50 सालों से हमेशा इन लोगों ने जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात की, जम्मू के साथ जो भेदभाव होता है उसकी बात की, और हमेशा एक्यूज किया कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप को कि अगर जम्मू का विकास या लद्दाख का विकास अगर नहीं हुआ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप। वो तो होनी थी क्योंकि हर वक्त उन्होंने ही रूल किया। ठीक है, लेकिन मैं जमाल साहब आपको एक चीज कहता हूँ, जब कश्मीर सेंट्रिक भी लीडरशिप थी, क्या हमारे जम्मू के पास मंत्रालय होते थे या नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। गिरधारी लाल डोगरा साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, डीडी ठाकर साहब जम्मू के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, देवीदास ठाकुर साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो ये लोग, आप मुझे बताइए अगर जम्मू का विकास नहीं हुआ, इतनी टावरिंग पर्सनैलिटीज हमने असेंबलियों में भेजी, फिर जम्मू का विकास क्यों नहीं हुआ? क्या रोका गया? आपको मालूम होगा एक इंटरव्यू मैंने सुना था जिसमें महबूबा जी ने कहा था कि मुझे बताइए जब हम आपस में कोलिशन सरकार में थे, जम्मू का एक विधायक या जम्मू का एक मिनिस्टर ये कहे कि महबूबा मुफ्ती के पास कोई जम्मू की डेवलपमेंट का प्रपोजल आया और उसको मैंने इनकार किया। जम्मू की बात करनी थी जम्मू के लोगों ने, बिल्कुल, तो जम्मू के लोगों ने बात ही नहीं की। यहाँ लोगों को ठेका चाहिए, यहाँ पे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, यहाँ बच्चियों के लिए, अपने बेटों के लिए MBBS BDS की सीट चाहिए। हम लोग तो पहले अपना विकास कर रहे थे, तो जम्मू के विकास की जो टर्म थी वो कब आनी थी? आप मुझे बताइए, क्या फंड्स नहीं थे? फंड्स की तो यहाँ कभी कमी नहीं है। आप बार बार देखिए जो रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स मांगते हैं कि आप हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स दीजिए, हम आपको और ग्रांट्स देंगे, हम आपको और पैसे देंगे। लेकिन यहाँ तवी के किनारे खूबसूरत घाट बनना था, साबरमती झील जैसा, दरिया जैसा, 375 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। ये लोग उस प्रोजेक्ट में जो DPR भेजा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके भेजिए। ये लोग मॉडिफिकेशन करके नहीं भेज सके और वो प्रोजेक्ट 375 करोड़ का ब्यूटिफिकेशन ऑफ रिवर तवी वो डिलीट हो गया। इसमें क्या कश्मीर का कसूर है क्या? ये नालायकी JDA की थी, ये काम जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करना था। तो हम इल्जाम, हर चीज का इल्जाम से कहते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पर किसी को भूख नहीं अगर लग रही तो ISI रिस्पॉन्सिबल है। अगर जम्मू की डेवलपमेंट नहीं हुई उसके लिए भी मुझे लगता है हमें कोई तकरीर ये भी सुननी पड़ेगी, इसके लिए ISI जिम्मेवार है, रोहिंग्या जिम्मेवार है। तो नगिंदर भाई मैं आपको एक बात साफ कहूंगा, आज DDC पोल्स हैं, आज इनको मेहमान लाने पड़ रहे हैं, आज इनको सैयद शाहनवाज लाना पड़ रहा है दिल्ली से, आज इनको अनुराग ठाकुर जी जो MOS फाइनेंस है उनको लाना पड़ रहा है, क्योंकि इनके जो अपने लोग हैं वो कैसे फेस करें। और यहाँ के जो नेता हैं, आपको मालूम है यहाँ पे क्या हुआ जब पार्लियामेंट्री चुनाव हुए, हमारे एक पार्लियामेंट्री कैंडिडेट जो जीते, लोगों ने कहा भाई वोट हमने आपको थोड़ी देना है, हमने तो मोदी जी को वोट देना है, आप तो 5 साल के बाद हमें आज यहाँ पे नजर आए। ये लोग बेसिकली अपने विकास में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इन्होंने हाइडल प्रोजेक्ट लिए, इन्होंने ऐश की, इन्होंने मौजें की। सवाल ये उठता है कि अब अगर केंद्र की वहां से मंत्री आए हुए हैं, उनको भी तो दिख रहा होगा कि यहाँ की आम जनता इनका कैसा वेलकम कर रही है और उनका कैसे वेलकम कर रही है, शिकायतें तो पहुंच रही होंगी, तो कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया जाएगा इन पे? देखिए क्या एक्शन लेंगे, आप मुझे एक चीज बताइए,
इनके नेताओं के खिलाफ लैंड ग्रैबिंग की एफआईआर रजिस्टर्ड है। ये पब्लिक को फेस नहीं कर सकते। जब भी ये किसी गांव में जाते हैं, किसी इलाके में जाते हैं, पीएसओज इनके साथ होते हैं, लेकिन आप देखिए कि इनकी अपनी पार्टी के लोग जो जमीनी सतह में इनके साथ जुड़े हुए हैं वो इनके बारे में क्या विचार प्रकट करते हैं। वीडियोस तो आपके पास सोशल मीडिया में पड़ी हुई है। अगर इन्होंने काम किया होता, विकास किया होता से कहते हैं, तो आज ये कहते अपनी केंद्रीय लीडरशिप को कि सर आप हमारे पास सीनियर लीडर्स जो हैं उनको मत भेजिए, वी विल टैकल इट। और ये बात केंद्रीय लीडरशिप को भी मालूम है कि यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है वो नालायक है, वो डिलीवर नहीं कर पाई। और आप देखिए, ये तो ओपन बात है, आप तो ओपन बुक है कि अगले जब भी चुनाव होंगे यहाँ पे कुछ दिग्गज नेता जो हैं उनके नाम आप देखेंगे, उनको मैंडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक नई टीम जिसे कहते हैं वो सामने लानी है लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन इंटेलिजेंट नालायक नहीं होने चाहिए, नालायक नहीं होने चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो नए आएंगे शायद इनसे थोड़ा बेटर हो, लेकिन वो भी देखिए, जब किसी शख्स का कहते हैं अगर कोई इम्तिहान लेना है कहते हैं उसको पावर दे दी जाए, तो लेकिन ये जो पावर है ना, पावर उन लोगों को, पर्टिकुलरली मैं आपको एक चीज कहूंगा कि कैडर बेस्ड पर बिना पढ़ाई के इम्तिहान में कैसे बैठेंगे? इन्हें पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए, हाँ, दिल्ली बुलाना चाहिए इनको। नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह आजकल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने कैसे बात करनी है, आपने पब्लिक को कैसे फेस करना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सभी लोग जिस बस में बैठे, वो बस के जो पायलट थे वो मोदी जी थे। लोगों ने मोदी जी के नाम के ऊपर इनको असेंबली में तो पहुंचा दिया, लेकिन डिलीवर तो इन लोगों ने करना था। अब अगर किसी गांव में ट्रांसफार्मर नहीं है, किसी गांव में सड़क नहीं है, तो प्रधानमंत्री यहाँ पे नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है। और ये चीज जो है, ये अब केंद्रीय लीडरशिप जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसको ये चीज बखूबी मालूम हो चुकी है कि इन लोगों ने जो केंद्रीय लीडरशिप ने जो मेहनत की थी उनका नाम इन्होंने डबोया है। मैं एक और सवाल पूछूंगा। 370 पे जिस तरह से सियासत हुई यहाँ पर, फिर डोमिसाइल लाया गया, ऑलमोस्ट सभी लोगों को यहाँ पर डोमिसाइल भी नहीं मिला। अगर बात की जाए पीआरसी की, महाराज ने जब दिया था, महाराज हरि सिंह जी ने ये पीआरसी लाया था, आपके पास भी होगा, और कितनी मुश्किलों के साथ हम लोगों ने वो पीआरसी हासिल किया था, जबकि हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं। फिर उसके बाद इन्होंने पूरा वो बंद कर दिया कि नहीं जी अब डोमिसाइल लीजिए आप, और डोमिसाइल भी जो है आसानी से नहीं मिल रहा। ये ऐसा नहीं कर सकते कि जिसके पास पीआरसी है इज इक्विवेलेंट टू डोमिसाइल। देखिए, फिर तो इनका जो प्रोग्राम है वो इनका प्रोग्राम विफल हो जाएगा। जमाल साहब, जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, आपको एक गजल का एक शेर है, वो जिसे कहते हैं ना कि इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। यहाँ आपको कोई शख्स या कोई शहरी अगर आपको खुश नजर आए तो मुझे उससे मिलाइएगा। कभी 4G का मामला, कभी SRO 202 का मामला, कभी टोल प्लाजास, और फिर उसके बाद जो JK बैंक की रिक्रूटमेंट का जो मामला हुआ, ये सारे मुद्दे आपके सामने हैं। आज हमारे यूथ की हालत क्या है जम्मू कश्मीर में, और फिर उसके बाद हमसे वादा किया गया था कि हमारे जॉब्स और जो हमारी लैंड्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाएगा, उसे सिक्योर किया जाएगा। क्या हुआ हमारे साथ? क्या आपको लगता नहीं हमारी पीठ के पीछे खंजर खोंपा गया? मजाक तो नहीं हो गया हमारे साथ? मजाक ही तो हुआ हमारे साथ। आप देखिए, भी 5 अगस्त 2020 को 1 साल हो गया ना जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क चेंज किया गया। आप जमाल साहब जम्मू के निवासी हैं, जर्नलिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जम्मू में कितनी खुशी मनाई गई 5 अगस्त 2020 को? त्रिकुटा नगर में मनाएगी, हाँ, कचिशोनी में मनाएगी, हाँ बिल्कुल, त्रिकुटा नगर में मनाएगी और कचिशोनी में। लेकिन आपको फतू चकान में नजर नहीं आई होगी, आपको सिटी चौक में नजर नहीं आई होगी, आपको राजौरी में, पुंछ में, बनी में, बसोली में या किश्तवाड़ में आपको वो जश्न नहीं नजर आया। क्यों? क्योंकि कुछ मनाने के लायक है ही नहीं इसे कहते हैं। आप देखिए, पूरे भाग बात की जा रही है कि यहाँ विकास करना है, यहाँ पे IT पार्क बनेंगे। आप मुझे बताइए कितने पार्क आ गए इधर? 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, कितने पार्क आ गए? और जब हम 4G की डिमांड करते हैं तो हमें एंटी नेशनल ब्रांड कर दिया जाता है। 4G की अपने बात की, सवाल ये उठता है कि अगर आपने पैसे 4G के देने हैं तो डिलीवर आपको 2G होना है, और कई जगह तो 2G भी नहीं आना।
इसमें भी सरकार को नहीं दिख रहा कि आम जनता को जो है वो निचोड़ा जा रहा है पैसे उनसे 4G के लिए, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं कि उनका दिन जो है वो गुजारना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से दिहाड़ी लगा के वो अपना 3 वक्त का खाना जो है वो करते हैं, उसके ऊपर से पढ़ाई भी अब जो है वो ऑनलाइन हो गई है। कईयों को तो मोबाइल चलाने भी नहीं आते। अगर बच्चे डिमांड करेंगे कि हमें ऑनलाइन ये क्लास पढ़नी है वो पढ़नी, रिचार्ज तो करना पड़ेगा, लेकिन रिचार्ज के लिए 4G के पैसे देने और आपको वापस 2G मिलना। ये बातें जवाहर साहब जो आप मेरे साथ कर रहे हैं जी, आप जितना मर्जी इसके ऊपर शोर डाल लीजिए, जितने मर्जी प्यार से बात कर लीजिए या प्रोटेस्ट करके देख लीजिए, तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली उसी दिन आएगी जिस दिन केंद्रीय सरकार का मूड करेगा कि आज हमने जिसे कहते हैं कि 4G जो है रिस्टोर करना है जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ये कहा था कि 4G इसलिए बंद किया गया है कि यहाँ पे जो टेररिस्ट हैं, जिन्हें मैं लकड़बगे कहता हूँ, वो यूज करते हैं, लेकिन नगरोटा वन टोल में जो अटैक हुआ, यहाँ पर जो 4 जिनको जहन्नुम रवाना किया गया, उनके पास से सैटेलाइट फोन निकलते हैं, उसमें तो 4G की जरूरत ही नहीं होती। नगिंदर जी, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है जी, ठीक है। अगर मैं आज जम्मू में किसी एक जगह पे बैठा हूँ, मेरी टावर लोकेशन जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो 1 सेकंड में उनको पता चलता है। बिल्कुल। आज इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर मैं आपके साथ फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो ये आराम से हमारी कन्वर्सेशन भी सुन रहे हैं, ठीक है। इतनी एक्सेस है इनके पास। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक साइबर सेल है पुलिस के पास, और इतना नेटवर्क है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, आईबी है और बहुत सारी एजेंसीज हैं। और आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत हुआ है। बिल्कुल हुआ, ठीक है। कोई शख्स आज, और दूसरी बात, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, अगर आप कोई गलत बात लिखते हैं, आप देश के विरुद्ध कोई बात लिखते हैं, किसी मजहब के खिलाफ, आप देख लीजिए इमीडिएटली उस शख्स को IT एक्ट के तहत या दूसरे प्रावधान के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको बुक कर लिया जाता है। जब इतने ज़्यादा कानून में प्रावधान है, जब इतनी ज़्यादा पावर्स आपके पास हैं, आपने इस पूरे खित्ते में, पूरे जम्मू कश्मीर में इन लोगों को इस फैसिलिटी से डिप्राइव किया हुआ है। लोग कह कह के थक गए जिसे कहते हैं, लेकिन एक जमात एक तरफ और पूरी रियासत या यूटी की आवाम और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ, और एक ही नारा है कि जनाब इससे मिलिटेंसी प्रमोट होती है, इससे जिसे कहते हैं इसको मिलिटेंट्स का को इस्तेमाल करेंगे, ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा साबित हो सकती है। तो 5 अगस्त 2019 से पहले भी तो 4G यहाँ पे चल रहा था। बिल्कुल चल रहा था। हमारे पास यहाँ पर आजकल फाइबर है, रिलायंस है, जियो है और कंपनीज हैं, वहाँ तो चल रहा है, हर जगह चल रहा है। लेकिन आपने एक आम आदमी को, क्योंकि आपने उसको चैन से बैठने नहीं देना, तो उसके लिए आपने 4G पे बैन इम्पोज किया हुआ है। तभी तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि सरकार होती है वेलफेयर के लिए, बिल्कुल ठीक है, लोगों के भले के लिए जिसे कहते हैं। ये कौन सा भला है नगिंदर जी, मुझे समझ नहीं आ रही इस बात। आपने आम जनता की बात की, तो आम जनता का ही एक सवाल करूंगा, क्योंकि मेरे से जब भी कोई बात करता है वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पैदा होना क्या अभिशाप हो गया है हमारे लिए, कि हम लोगों ने कौन से पाप किए थे जो जम्मू कश्मीर में पैदा हुए और ये चीजें हमें जो है झेलनी पड़ रही हैं। माफ कीजिएगा, कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। जवाल साहब, बात ऐसे है, बहुत अच्छी जिंदगी यहाँ पे चल रही थी, सही। मैं आपको कहूँगा 5 अगस्त 2019 से पहले आपने देखा जो हमारे पिलग्रिम्स थे वो अमरनाथ यात्रा में थे, बिल्कुल। लोग गुलमर्ग, पहलगाम, पत्नीटाप हर जगह में थे, फ्लाइट्स चल रही थी, रूटीन में हर एक ट्रेड चल रहा था, एक्टिविटी चल रही थी, स्कूल चल रहे थे, कॉलेज चल रहे थे। लेकिन एकदम हालात ऐसे बन गए आपके सामने। मैं सिर्फ बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि आप बड़ी ब्राह्मण जाइए, आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर सांबा में जाइए, आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर लीजिए, क्या वो खुश है? मैंने वही कहा ना जी, ये आम जनता का ही कहना था ना कि हम लोग जम्मू कश्मीर में पैदा हुए अभिशाप हो गया हमारे। ठीक है। दूसरी बात, आप किसी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, आप एक पढ़े लिखे लड़के से या किसी लड़की से आप मालूम कर लीजिए, आप देख लीजिए 2013 से आज तक डेंटल सर्जन की जो पोस्ट है वो एडवर्टाइज नहीं हुई है।
कोई भी डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, टीचर्स की वैकेंसीज यहाँ पे खाली हैं, वेटनरी सर्जन्स खाली हैं, हमारे गांव में जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे स्टाफ नहीं है। विकास हमसे प्रॉमिस किया गया था। पार्लियामेंट में जो तकरीर थी अमित शाह जी की 5 अगस्त को, उन्होंने कहा था 2 मुद्दे हैं, एक उलगाववाद जम्मू कश्मीर में और दूसरा करप्शन। हमने इन दोनों चीजों को खत्म करना है। आप मुझे एक चीज बताइए, और साथ में कहा था कि हमने जम्मू कश्मीर का विकास करना है। अब मुझे बताइए कहाँ विकास है? ये नाम चेंज हो गया होगा। ठीक है, ये हम भी कोशिश कर रहे हैं विकास को ढूंढने की, और कई लोग बेचारे मजाक भी करते हैं कि हमने मिसिंग रिपोर्ट राज की है पुलिस में। जरा विकास को हम तलाश तो करें। नाम चेंज करके बैठ गया होगा कहीं। ठीक है, और जो लोग बात करना चाहते हैं जी, आप देखिए मास्क मैन एक जम्मू में आया था। हाँ बिल्कुल आया था। ठीक है, उसने जम्मू की जनता की अटेंशन डाइवर्ट की थी, लेकिन आपने देखा उसको सुमो में पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया गया। ठीक है, मतलब हमारा वो हाल हो गया है कि हमारी पिटाई भी हो गई, लेकिन हमें कहा जाता आपने रोना भी नहीं, आपने बात भी नहीं करी। अगर किया तो एंटी नेशनल, फिर तो एंटी नेशनल लग जाएगा ना, पीएसए लग जाएगा, इसे कहते हैं। तो क्या करें, यही हालात है। कौन हमें उभारेगा इसके लिए? क्योंकि जनता जो है वो मुंह देखती है राजनेताओं का जी। यहाँ पर कोई राजनेता भी सामने नहीं आ रहा कि जो इनकी हेल्प कर सके, कोई आवाज उठा सके। जमाल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। बात कौन करेगा? बात तो अल्टीमेटली करनी पड़ेगी, और आपको मालूम है जो लोग बात करना चाहते भी हैं उनको इमीडिएटली जो है, आपने देखा है कि उनके खिलाफ इमीडिएटली एक्शन हो जाता है, किसी न किसी मामले में उनका नाम आ जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, जैसे अभी डीडीसी के पोल्स चल रहे हैं, जब तक लोग सवाल पूछना नहीं शुरू करेंगे, अभी डीडीसी पोल्स है तो इसमें हिंदू मुसलमान की क्या जरूरत करने की है? आप मुझे बताइए। कोई भी है, मैं आपको इस चीज कहूंगा, जो भी, और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप हिंदू हैं, आपकी अपनी आस्था है जी, मैं मुस्लिम हूँ, मेरी अपनी आस्था है। और जब हमें ये मालूम है कि एक प्लूरल समाज है और हमने इकट्ठे मिलकर रहना है, तो ऐसा तो होना नहीं है कि जम्मू से एक समुदाय को उठा के हम कहीं बाहर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना। हमने यहाँ पे इकट्ठे मिलकर रहना है, और जब हमने इकट्ठे मिलकर रहना है तो हमें ये भी फैसला करना चाहिए कि हमारे नुमाइंदे कैसे होने चाहिए। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ कही कि जम्मू की जो बात करते थे हमने उन्हीं को वोट दिए, हमने उन्हीं को असेंबली में भेजा, उनकी क्या परफॉर्मेंस थी वो आपके सामने है। तो क्या जम्मू के लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब जब उन्होंने नए नुमाइंदे चुनने हैं तो वो कैसे होने चाहिए? ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो हमारी बात कर पाए, जो हमारे विकास की बात कर पाए। लेकिन क्या हमने ऐसे विकास को ढूंढ के जी। और आपने पूछा कि लोग किसकी तरफ देखें। देखिए, लोगों को मालूम है जब इलेक्शन होती है, माफ करना जमाल साहब जी, उस वक्त आप जमवाल हो जाते, मैं शेख हो जाता। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त मेरी जो, मैं ये कहूँगा कि मेरी जो क्वालिटीज़ हैं, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, उसको लिंक कर दिया जाता है एक समुदाय के साथ, और हम लोग अपने धर्म के नाम पे, अपनी जात के नाम के ऊपर हम वोटिंग करते हैं। मैं बार बार ये कहूँगा, आप अमेरिका देखिए, आप लंदन देखिए, लंदन में देखिए ना मेयर कैसे बनता है। आप देखिए अमेरिका में इलेक्शन कैसे होती है, वहाँ एक डिबेट होती है। डिबेट में जो अपना प्रोग्राम अच्छे ढंग से पेश करता है, जिसका मैनिफेस्टो लोगों को पसंद आता है। लेकिन यहाँ डिबेट हम क्या करते हैं, यहाँ मंदिर और मस्जिद के ऊपर हम डिबेट करते हैं। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि कब्रिस्तान में लाइट लग गई लेकिन शमशान घाट में लाइट नहीं लगी, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो हम इस तरह से लोगों को डिवाइड करते हैं, सिचुएशन को पोलराइज करते हैं, और फिर उसके बाद 5 साल के लिए हमें पछताना पड़ता है कि भाई हमारा विकास तो हुआ नहीं। तो हमारा विकास कैसे होना है जब हमने एक ठेकेदार को जिता दिया, हमने एक इंटेलेक्चुअल को हरा दिया, हमने एक साफ सुथरी छवि वाले आदमी को हरा दिया जिसके पास पैसे नहीं थे चुनाव लड़ने के। तो फिर हमारा यही हाल होगा जो आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, जिस तरह से आपने पूरी बातचीत की। आपको बता दें कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि विकास जो गुम हो चुका है, एटलीस्ट उसे ढूंढ कर लाना पड़ेगा, तभी जम्मू कश्मीर की जनता का भला होगा। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि नेता वो चुनो जो सिर्फ जुबान से कम और आपका कार्य जो है वो जमीनी स्तर पर ज्यादा करे।
किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी लीडर का नाम नहीं लिया, लेकिन फैसला जो है वो आम जनता पे छोड़ दिया है कि आप ही ने चुनना है और आप ही ने फैसला करना है कि आखिर हमारा वो लीडर कौन होगा जो हमें वाकई में तरक्की और हमारे विकास को जो है, जो गुम हो चुका है इस समय पिछले कई सालों से, उसे ढूंढ कर लाए और यहाँ पर विकास वगैरह जो है वो करे। लाल मुझे यानी नागेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाजत। शुक्रिया।